नमस्कार। एन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। इस वक्त नतीजे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के, और जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उन रुझानों में एक तरफा ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, दोनों ही जगह सरकार बना रही है। ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, इन रुझानों के नतीजे में बदलने का हमें इंतजार करना होगा। लगभग 2 बजे तक, 2 से ढाई 3 बजे तक ये रुझान नतीजों में परिवर्तित हो जाएंगे और उसी के बाद पूरा तरीके से ये बात साफ हो जाएगी कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। मैं इस वक्त ग्रामीण इलाके में मौजूद हूं क्योंकि स्टूडियो से हमारे साथी मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं इस वक्त ग्रामीण इलाके से रिपोर्टिंग करने के लिए इसलिए पहुंचा हूं ताकि जो स्थितियां वास्तव में बन रही हैं उन स्थितियों के बारे में हम जनता से भी बात कर लें, उन स्थितियों के बारे में जनता से भी समझ लें कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, जिन नतीजों को देखकर जनता बता रही है कि इस तरीके से बदलाव होने जा रहा है, क्या वाकई में ये बदलाव होने जा रहा है? क्या जनता ने राशन और शासन के आधार पर बीजेपी को वोट किया है? और अगर राशन और शासन के आधार पर बीजेपी को वोट किया गया है तो फिर ये समझिए कि स्थितियां थोड़ी सी अलग हैं। और इन तमाम चीजों पर अब ध्यान उन लोगों को भी देना होगा जो लोग और तमाम चीजों, फ्री की योजनाओं पर ज्यादा फोकस किया करते थे। मेरे सहयोगी संजीव कुमार मिश्र स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। लगभग वो चीजें होने जा रही हैं जो चीजें अभी तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक नहीं हुई हैं। क्या आप देख पा रहे हैं इन चीजों को? कैसे आप इस चीज को ले रहे हैं और क्या मान रहे हैं? ईवीएम का रोना शुरू हो चुका है अभी से, जब सिर्फ रुझान आ रहे हैं। ऐसे में आप क्या स्थिति का आकलन कर पा रहे हैं? देख, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो परिवर्तन है ये अप्रत्याशित नहीं कही जा सकेगी। ये आम जनता के लिए हो सकता है अप्रत्याशित होगी, लेकिन एन भारत की जिस तरह से ग्राउंड पर रिपोर्टिंग रही है सीट टू सीट, तो उसको देखते हुए आपको ये कहना होगा कि ये चीजें लगातार से इस चीज की कास लगाई जा रही थी कि बाबा दोबारा आ रहे हैं और मजबूती से आ रहे हैं। ऐसा आपने भी कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे है फिलहाल, और आपने भी इस चीज को लगातार दर्शाया था। जहां यह कहा जा रहा था, आपको याद हो तो पिछले डिबेट में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, तो हमारा यही मानना था कि समाजवादी पार्टी उस टीम की तरह होगी जिसे यह कहा जाएगा कि अच्छे से उन्होंने अपनी फाइट की, यानी कि चुनाव जीता बाबा ने और दिल जीता बबुआ ने। कुछ ऐसे भी राजनीतिक पंडित होंगे जो ये कहेंगे कि चुनाव जीता बाबा ने और दिल जीता बबुआ ने, लेकिन यहां दिल की बात नहीं है, यहां मसला आधे का आ जाएगा। फिलहाल अगर रुझानों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 282 सीट के साथ सबसे आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 112 सीट के साथ, बसपा 2, कांग्रेस 3 और अन्य के खाते में 4 सीट उत्तर प्रदेश में आता हुआ नजर आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई मुख्यमंत्री रिपीट होने की स्थिति में है, कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट होने की स्थिति में है। इन 30 वर्षों में, इस 30 वर्षों का जो इतिहास मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें अगर हम पंजाब की बात करें, बिल्कुल मैं ये चाह रहा हूं कि अपडेट दे दूं इन 5 राज्यों के। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस के हाथ से फिसल गया है रुझानों को अगर माने तो। ये देखिए कि 117 विधानसभा वाली इस असेंबली में 14 सीट पर कांग्रेस सिमट के रह गई है, जबकि आम आदमी पार्टी 90 का आंकड़ा छू रही है रुझानों के हिसाब से। अकाली दल शिरोमणि 9 सीट, जबकि बीजेपी प्लस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट आ रही है। इस हिसाब से झाड़ू का जोड़ जबरदस्त चल रहा है पंजाब में। भगवंत मान मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और आने वाला वक्त बताएगा, कुछ घंटों में हमें साफ हो जाएगा कि कितनी सीटों से
आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अगर केस की बात करें संजीव जी, अगर हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नतीजों से इतर चीजों को समझें और देखें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, वोटर्स को अपनी तरफ खींचा है। भले ही वो डिवाइडेशन वाली बात रही हो अरविंद केजरीवाल की, शायद उस वजह से लोग उनके साथ आए हों, या फिर भगवंत मान जो उनका मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे उनकी वजह से वोटर्स उनके साथ आए हों। लेकिन एक बात तय माननी पड़ेगी संजीव इससे पूरे क्रम में कि आम आदमी पार्टी तेजी से हिंदुस्तान में अपने पैर पसार रही है। पहले दिल्ली पर कब्जा किया, अब पंजाब पर कब्जा किया, उत्तराखंड में एंट्री की है, उत्तर प्रदेश में एंट्री की है, हालांकि ढीली है, लेकिन पंजाब में दिखा दिया है आम आदमी पार्टी ने कि वो रुकने वाली नहीं है। दिल्ली के बाद वो पंजाब पर भी कब्जा करने जा रही है। संजीव जी देखिए, आम आदमी पार्टी को ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। जो पहली बार जब लोकसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब चुनाव लड़ रहे थे, काशी से लड़ने के लिए गए थे, यानी कि वाराणसी से, तो उस समय उनको यह भ्रम हो गया था कि हम अपने इन संसाधनों के साथ पूरे देश भर में चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं, जैसा काम उन्होंने दिल्ली में। लेकिन उस वक्त उनके समझने में यह चूक हो गई थी कि दिल्ली चूंकि छोटा सा प्रदेश है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दिल्ली के लोग को अपने सीमित संसाधनों में समझा पाना, वहां तक पहुंच पाना, डोर टू डोर कैंपेन करना आसान था, जबकि पूरे भारतवर्ष में एक साथ ऐसा करना संभव नहीं है किसी नए नवेले पार्टी के लिए। दूसरी बात, अब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की राजनीति को आप समझने का प्रयास कीजिए तो यह है कि ये छोटे छोटे राज्य को अब टारगेट कर रहे हैं। छोटे राज्य में पहले अपनी घुसपैठ कर रहे हैं, यानी कि अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, अपना वोटर्स तैयार कर रहे हैं, अपनी क्या कहते हैं कि एक टीम बना रहे हैं और धीरे धीरे अपनी बातों को समझाने में कामयाब हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब पर फोकस की और पंजाब को लगभग जीत लिया है। दूसरी तरफ अब देखिए, अब इनका जो तीसरा बड़ा टारगेट होगा वो होगा गोवा, क्योंकि गोवा छोटा राज्य है और छोटे राज्य इनके टारगेट में पहले होंगे। जब ये 5-7 राज्यों को चुनाव जीत लेंगे उसके बाद ये बड़े राज्यों की ओर अग्रसर होंगे। बड़े राज्य में सिर्फ और सिर्फ इस समय ये अपना प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए ये प्रयास करेंगे। बड़े राज्य में इनकी बहुत ज्यादा ये नहीं है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं पता था, इसलिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने कैंपेन ही नहीं किया। अगर आपको याद हो, ये चीज एन भारत पर आपने कई बार बोला है, मैंने भी बोला है कि आखिर जब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल प्रचार क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में उनका जो पार्टी कैडर है वो बहुत कमजोर है, अभी शुरुआती दौर में है। जबकि पंजाब में पिछली बार वो चूक गए थे, इस बार उन्होंने वो गलती नहीं की है और आगे बढ़ गए हैं। जी नकुल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कर रहे हैं क्योंकि मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है नकुल। जी जी, आवाज आ रही होगी अब आपको मेरी। जी जी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में हम नए नए हैं इन चीजों में, तो थोड़ी सी स्थितियां खराब हो जाती है, पता नहीं चलता माइक म्यूट है हमारा। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा था, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानों में, क्या आप मान रहे हैं राशन और शासन ये दो बहुत बड़ी वजह रही जिन्होंने बीजेपी को दोबारा में सत्ता में वापसी दिलाई है? निश्चित तौर पर नकुल जी, क्योंकि जिस तरह कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश को संभाला है, जिस तरह से जन जन तक राशन पहुंचाने का काम किया है, अब होता क्या है कि जब आप किसी को खाना देते हैं, भोजन देते हैं, तो वो लोग आपको नहीं भूलते और उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिन्हें चावल, दालें और अन्य अनाज,
तेल इत्यादि मिले, वो किसी भी हाल में वो उन्होंने बांटने वालों को और उन सरकार को नहीं बोले। तो ये राशनिंग जो सिस्टम इनकी रही है, ये एक अपीलिंग इनके लिए एक शॉट था, जो कि जनता को अपील किया और वो वोट में भी तब्दील हुआ। जी नकुल। हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, इतिहास बदलने जा रहा है। जैसा हम बता रहे थे कि उत्तराखंड ने भी अपनी सरकार को दोबारा रिपीट नहीं किया। जिस एक पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई, उस पार्टी को दोबारा मौका नहीं दिया। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हुआ। पिछले 3 दशकों की बात की जाए तो यही होता रहा है। कभी सपा, कभी बसपा, कभी अब बीजेपी आई थी, और इस बार ये लग रहा था कि बीजेपी एंट्री करेगी या नहीं। असमंजस वाली स्थिति बन रही थी। अखिलेश यादव के साथ एक बड़ी भीड़ दिखाई दे रही थी। शायद यही वजह थी कि जिस वजह से ये लग रहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी थोड़ी सी मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के बीच भी अनबन सी थोड़ी सी सामने आ रही थी। हालांकि इस बात को दरकिनार किया तमाम बीजेपी नेताओं ने, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने। अब जब इतिहास बदलने जा रहा है, एक बात और थी कि नोएडा जो मुख्यमंत्री जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये चीजें जिन नेताओं ने अपने दिमाग में रखी हुई थी, क्या इन नतीजों के बाद जब शाम को पूरे तरीके से नतीजे आ जाएंगे, तो क्या इन नतीजों के बाद उन तमाम नेता के दिमाग में ये सारी चीजें जाएंगी कि वो समझ तौर पर कि वो जो चीजें वो सोच रहे थे वो सब गलत थी? बिल्कुल, देखिए, ये सब एक भ्रम होता है, ये सब एक अंधविश्वास होता है। और कई बार क्या होता है नकुल जी, कि लोग अंधविश्वास के वशीभूत चीजों को समझना भूल जाते हैं, जनता को भी अंधविश्वास में धकेल देते हैं। यहां एक बड़ी खबर आ रही है कि हरीश रावत 9000 वोट से पीछे चल रहे हैं उत्तराखंड में। मैं एन भारत के दर्शकों को बता दूं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाने वाले हरीश रावत 9000 वोट से पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, 9000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था अंधविश्वास की, कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आते हैं वो यानी कि अगली बार उनकी सरकार नहीं बनती है। इस मिथक को योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है और कई बार नोएडा आकर के उन्होंने इस मिथक को चुनौती दी। और उनका कहना था कि जो विकास करेगा, जो जन कल्याण के कार्य करेगा, उन्हें इन अंधविश्वासों से डरना नहीं है और आगे बढ़ना है, काम करना है। और कहीं ना कहीं जो भारतीय वोटर है, उत्तर प्रदेश का वोटर है, वो बहुत ही सजग वोटर है। और इस सजगता का परिणाम है कि 280 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 113 पर, कांग्रेस 4 पर, बसपा 3 पर और अन्य के खाते में 4 सीट नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के ये रुझान मैं बता रहा हूं। एक बार फिर से मैं अपडेट देना चाहता हूं भारत के दर्शकों को। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब कांग्रेस 15 सीटों पर आगे है। 88 सीट पर आम आदमी पार्टी, 9 पर अकाली दल शिरोमणि और 4 पर भारतीय जनता पार्टी प्लस और 1 सीट अन्य के खाते में नजर आ रहा है। जबकि हम उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रिपीट होती हुई नजर आ रही है। और गोवा में उठापटक चल रहा है, थोड़े बहुत का आगे पीछे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रहा है। जबकि आगे हमें देखना होगा कि मणिपुर का क्या है। मणिपुर का अपडेट आते ही आपको मैं अपडेट करता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक त्यागी जी। अभिषेक त्यागी जी एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। इस रुझान को किस रूप में अभिषेक जी आप लेते हैं, इस रुझान के बारे में बताएं जो अभी अभी अपडेट मैंने दिया है। जी 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 मैं बताऊं मिश्रा जी, मैं इस रुझान को बहुत ही सकारात्मक रूप में देख रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जिस तरह से उन्होंने बहुत ही एक्टिवली प्रचार किया, बहुत ही एक्टिवली, वो ऐसा कोई जिला नहीं था चुनाव प्रचार के दौरान जिसमें कि वो 5 बार 7 बार ना गए हों पिछले 1 महीने में। और साथ में उनके जो मुद्दे थे वो अपने आप में अभूतपूर्व थे। सबसे बड़ी बात है, हिंदुत्व का मुद्दा उनका
अपने आप में इतना शक्तिशाली मुद्दा है जिससे कि पूरा का पूरा एक समुदाय एक होता था। साथ में सेकुलर नीति भी थी इनकी। सेकुलर नीति मतलब कि संसाधनों का वितरण सभी समुदायों में, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं या किसी भी समुदाय के हैं, उसमें कोई भी भेदभाव, पक्षपात नहीं किया गया था। तो ये जो आज हमें रिजल्ट दिख रहे हैं, बीजेपी जो इतना आगे चल रही है उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, ये उसी का ही फल स्वरूप देखा जा सकता है। वो सबसे छोटे जी, अब ये आम आदमी पार्टी का एक जबरदस्त प्रदर्शन पंजाब में रहा है। बीजेपी और बीजेपी गठबंधन कुछ कमाल नहीं कर पाई है। शिरोमणि अकाली दल सत्ता से फिर पीछे है और कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकलती हुई नजर आ रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे अभिषेक? जी, पंजाब की स्थिति उत्तर प्रदेश से बहुत भिन्न है। पंजाब में अगर मैं कहूं, जो अभी हाल में पिछले 6 महीने से जो वहां पर सीन चल रहा था, जिस तरह का पंजाब की जनता वहां पर देख रही थी कि किस प्रकार से उठापटक हो रही है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, और जो कि भाजपा के नेता हैं वो कांग्रेस में जा रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं वो भाजपा में आ रहे हैं, तो अब वहां की जनता कुछ बदलाव चाहती है, कुछ अलग। ये मानिए कि सिर्फ विकास की बात, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात। तो यहाँ अभिषेक, यहाँ मैं रोकूंगा। यहाँ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, एक अपडेट देना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने जा रही है, उस आम आदमी पार्टी का खाता उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में खुलने नहीं जा रहा है। उत्तराखंड में इन्होंने काफी जोड़ लगाया था, उत्तराखंड में काफी प्रयास किए थे। उत्तराखंड छोटा राज्य है और इनके पहले टारगेट में छोटा राज्य होता है, और उत्तराखंड में इनका खाता नहीं खुल रहा है रुझानों के हिसाब से। जी, अपनी बात को जारी रखें। जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है मिश्रा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैंने एक बात जोड़ी थी आपकी बात में कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और पंजाब में परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं। वहां इस तरह की उठापटक नहीं हुई है। वहां ये जो दल है कांग्रेस, भाजपा, ये एक्सपोज नहीं हुए थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। लेकिन पंजाब में से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कांग्रेस को छोड़ा, किस प्रकार से सिद्धू ने वहां पर कांग्रेस पर अपना अनैतिक रूप से दबदबा बनाने की कोशिश की, किस प्रकार से चन्नी जी को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया, ये सब जनता के सामने एकदम स्पष्ट था। तो जनता को भी कोई इसका एक विकल्प ढूंढना था, इस दलगत राजनीति से ऊपर एक विकल्प ढूंढना था। तो उन्होंने वो आम आदमी पार्टी, जैसे कि बहुत पहले से भी वहां एक अटकलें लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी बहुत ही मुख्य रूप से वहां आ सकती है। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर मुद्दे अलग हैं। यहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा बहुत शक्तिशाली मुद्दा है, मैं ये कहना चाहूंगा। और उसके साथ में ही जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखा है, तो मुझे ये बहुत श्योर हो गई है कि जनता ने उनके लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को बहुत ज्यादा सराहा है उत्तर प्रदेश में। यहाँ एक और अपडेट मैं देना चाह रहा हूं जो हमारे स्टूडियो में आ रही है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं, यानी कि चुनाव हारने की कगार पर है। क्या कहना चाहेंगे नकुल जी? अगर दो चार सीटें को कैलाश जी नहीं जुड़ा पाए, उनको और जुटाने के लिए देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी जो थे वो ठीक उसी तरीके से थे जैसे उत्तराखंड में पैराशूट मुख्यमंत्री उतारे गए थे, चाहे वो तीरथ सिंह रावत हो, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो। चरणजीत सिंह चन्नी को भी लाकर कांग्रेस ने एक प्रयोग करने की कोशिश की थी और उसने सोचा था कि एक बड़े वोटर को लुभाने में वो कामयाब रहेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी की अगर बात की जाए, जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने वहां पर प्रचार किया, उस प्रचार का भी काफी असर देखा गया। आपने देखा होगा एक वीडियो उस दौर में काफी वायरल हुआ था, और उस वायरल वीडियो में राहुल गांधी मंच से भाषण दे रहे थे, वहीं चन्नी थे, वहीं पर आपकी क्या नाम है, नवजोत सिंह सिद्धू बैठे हुए थे। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा था कि नवजोत जी का दिल चीर कर देखिए, मेरा दिल चीर कर देखिए। इसमें तमाम चीजें थी जिनको लेकर लोगों ने ट्रोल भी किया था और वीडियो ये वायरल भी हुआ था। वहीं एक दूसरा वीडियो आपने देखा होगा जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा चरणजीत सिंह चन्नी के साथ खड़ी हुई थी और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब से भैयाओं को भगाने की बात कर रहे थे। उन्हीं भैयाओं को भगाने की बात कर रहे थे जिन भैयाओं की बदौलत पंजाब की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से चलती भी है और सकारात्मक रूप से उसे आगे बढ़ने में सहयोग भी
उन्हीं भैयाओं की तरफ से मिलता है। लेकिन स्थिति आप समझिए कि हुआ क्या। ये दो चीजें सिर्फ जिम्मेदार नहीं है पंजाब में कांग्रेस की हालत की, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो जिम्मेदार है पंजाब में कांग्रेस की हालत की। सबसे पहली बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्हें अलग किया गया, साइडलाइन किया गया, उसका नुकसान कांग्रेस को भी हुआ और कैप्टन को भी हुआ। कैप्टन को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि कैप्टन बीजेपी के सपोर्ट में खड़े हो गए। और अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को नुकसान इसलिए होना था कि कांग्रेस को यही नहीं पता कि उसका नेता कौन है, कौन बड़ा नेता बनेगा, कौन छोटा नेता है, कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे प्रतिनिधित्व करेगा, कौन पीछे रहेगा। कुल मिलाकर पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में ये होना तय था। और इसके पीछे संजीव, मैं एन भारत के माध्यम से ये कहना चाहूंगा खुलकर, पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिल रही है तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह अरविंद केजरीवाल का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक अलग देश होना चाहिए। मैं मानता हूं इसे परोक्ष रूप से लोग नहीं बोलेंगे, सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर खाने इन चीजों का फायदा आम आदमी पार्टी को इस पंजाब के चुनाव में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बात की ओर इशारा किया है कि देश के अंदर एक अलग देश होना चाहिए। ये आने वाले समय में एक बड़े डिबेट का हिस्सा बनेगा और इस पर डिबेट भी चलेंगी। लेकिन यहाँ एक अपडेट और मैं देना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव के एक सहयोगी के तौर पर देखे जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर अपना चुनाव हार रहे हैं, यानी कि बहुत पीछे चल रहे हैं। उनके सुपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 183 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 100 से कम हो गया है और ये अभी 89 सीट पर, हम माफ कीजिए 100 प्लस है, 112 है। और कांग्रेस पार्टी थोड़े से पुराने हैं जी, नहीं, मैं नए आंकड़े दे रहा हूं भारत के दर्शकों के लिए। 283 सीट पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है, 112 सीट पर समाजवादी पार्टी, बसपा फिर से एक सीट का इजाफा किया है, 5 सीट, कांग्रेस भी एक सीट का इजाफा करके 6 सीट और अन्य 2 सीट पर आगे चल रहा है। लेकिन यहां मैं बात करना चाह रहा हूं नकुल जी कि ओम प्रकाश राजभर जो लगातार 4 साल सरकार को, जब तक की सरकार में रहे तब तक नाक में दम रखा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे और मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे। और उसके बाद उन्होंने सरकार से वो अलग भी हुए, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी किया और उसका नतीजा भी कुछ बड़ा नहीं निकला। उनसे कोई नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो एक बहुत ही सक्रिय विपक्ष के नेता हैं और जितना हो सकता था उन्होंने भाजपा की सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश किया और जिसमें कि समाजवादी पार्टी का उन्होंने मुख्य रूप से प्रचार किया। परंतु जो मुझे एक बात दिखी उनके चुनाव प्रचार में कि उन्हें भी एक्सपोज किया गया रूलिंग पार्टी के द्वारा, क्योंकि उनके पुराने समय से माफियाओं से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जनता ने उन्हें नापसंद किया। दूसरे और कई कारण रहे कि कभी भी किसी नेता को मीडिया पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी उसके खिलाफ जाता है। तो ये सारे कारण रहे कि ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव में आज इस स्थिति में आ गए हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे अपना दल का एक शानदार जो ऐसे क्या कहते हैं कि प्रदर्शन चल रहा है और ठीक उसी तरह निषाद पार्टी का भी प्रदर्शन अच्छा चल रहा है। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है उनका भी अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात एकदम स्पष्ट है, बात एकदम सीधी है कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सबसे बड़ा एजेंडा है हिंदूवाद का एजेंडा और वो अपने आप में इतना अनशेकेबल है। इस सरकार में जो इनके मुख्य रूप से कार्य हुए वो था माफियाओं का एलिमिनेशन, अयोध्या मंदिर का निर्माण, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर प्रमुखता पर ध्यान रखना और चौथा कि सभी समुदायों में संसाधन का समान रूप से और संतुलित रूप से वितरण हो। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि यही नहीं, भाजपा ही नहीं, जो उनके घटक दल भी हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा के साथ में, उन्हें भी बहुत जबरदस्त सफलता मिली है।
ये बात एकदम सही है आपकी मिश्रा जी। जी जी। अब एक बार अपडेट बताने का फिर से वक्त हो चला है। मणिपुर भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उत्तराखंड में 22 और 44 का आंकड़ा है, कांग्रेस 22, भारतीय जनता पार्टी 44। और गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, यानी कि 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के खाते में आते नजर आ रहे हैं, जबकि एक राज्य आम आदमी पार्टी के हिस्से में जा रहा है। नकुल जी, एक बार आपसे समझना चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होने जा रही है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इससे आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आपने ग्राउंड को भी देखा है और आप लगातार बड़े नेताओं के संपर्क में रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से इन चीजों को किस रूप में आकलन करते हैं? देखिए, अगर हम इन पूरी डिजिट्स की बात करें जो इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, नीचे की तरफ 265 प्लस बीजेपी, समाजवादी पार्टी के 150 के आसपास बीएसपी 2 सीटें, और इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं इधर राइट साइड में जो हमारे चल रही है बीजेपी 35 और कांग्रेस 24, ये रुझान है। संजीव जी, मैं दर्शकों को बार बार ये बताना चाहूंगा कि अब ये रुझान है और रुझानों में काउंटिंग लगातार जारी है। जैसे ही राउंड बढ़ेंगे हो सकता है ये स्थितियां बदल जाएं, हो सकता है कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी जीते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हार जाएं, हो सकता है कि जो यथास्थिति बनी हुई है यही स्थिति लगातार बरकरार भी रहे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव, ये नतीजों में अगर कन्वर्ट होते हैं रुझान, तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए, क्योंकि इतिहास बदलने जैसा है। 3 दशक में उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कि वही सरकार रिपीट करे जो पहले रही है। नोएडा जाना, अपशगुन होना, ये तमाम चीजें भी यहाँ पर एक अलग फैक्टर साबित होंगी और आने वाले वक्त में राजनीति के जो गलियारे हैं उनमें इसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि अखिलेश यादव भी नोएडा नहीं गए थे। मायावती भी जब मायावती नोएडा गई थी तो उन्हें लगा था कि हाँ भाई अब मैं हार गई हूं, तो अखिलेश यादव इसी डर से नोएडा नहीं गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार नोएडा जाते रहे। उत्तराखंड की जनता के लिए यह कहा जाता है कि उत्तराखंड की जनता किसी भी एक पार्टी को एक साथ पूरे तरीके से मौका नहीं देती। वो किसी भी एक पार्टी के साथ पूरे 5 साल खड़ी तो रहती है, लेकिन वो बदलाव हर बार चाहती है ताकि जो एक सिस्टम है उत्तराखंड का वो बना रहे। लेकिन इस बार अगर ये जो नतीजे, ये जो रुझान आ रहे हैं, अगर ये रुझान नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो अपने आप में ये इतिहास बदलने जैसा है। उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल अपनी कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा पाए हैं। क्षेत्रीय दल जिस तरीके से उत्तराखंड के जनमानस के दिलो दिमाग में उतरना चाहिए थे, उनकी चीजें उतरनी चाहिए थी, वो तमाम चीजें क्षेत्रीय दल जनता के बीच में लाने में नाकामयाब दिखाई दिए हैं। और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस और बीजेपी फाइट कर रहे हैं। सरकार, देखिए आप, उत्तराखंड की जनता ने कितना अच्छा कार्य किया है, दोनों को लगभग आसपास लाकर अटकाया है। लेकिन जब ये नतीजों में कन्वर्ट होगा तब ये पता चल पाएगा। और उत्तर प्रदेश में हालांकि बहुत बड़ा परिवर्तन रुझानों में दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं फिर एक बार दर्शकों को बता दूं कि अभी काउंटिंग जारी है, लगातार अलग अलग राउंड बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं। जैसे ही कोई राउंड बढ़ेगा, बदलेगा, तो चीजें अपने आप थोड़ी सी इधर उधर हो जाएंगी। अभिषेक जी, आपसे समझना चाहूंगा, राशन और शासन एक बड़ी कामयाबी की ओर बीजेपी को इस चुनाव में ले गए हैं क्या, या इसके पीछे कोई और फैक्टर आप समझते हैं? आपने बहुत सही बात कही है नकुल जी, बहुत सही मुद्दे को रेखांकित कर दिया है कि राशन का जिस प्रकार से वृहद रूप से वितरण किया गया माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। आप देखिए लॉकडाउन में भी आप इस बात को देखिए कि लोगों की कतारें तो लगी हुई थी, परंतु वितरण में कोई समस्या नहीं आ रही थी। वितरण प्रणाली को इन लोगों ने इतना मजबूत कर दिया कि राशन जा रहा है, गेहूं जा रहा है, हर एक प्रकार की जो संभव मदद है वो इन्होंने लोगों तक पहुंचाई, खाद्य पदार्थ की। तो ये एक अपने आप में बहुत ही लीडिंग फैक्टर है। लेकिन इसमें एक फैक्टर और है जिसे मैं जोड़ना चाहूंगा, और वो फैक्टर है हिंदुत्व का फैक्टर, जिसे मैं बार बार रेखांकित कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो डोमिनेट करता है एक जड़ तत्व है हिंदुत्व का फैक्टर। प्लस यहाँ जो माफियाओं का सफाया किया गया अपने आप में, या तो माफियाओं को अपने खेमे में ले लिया गया भाजपा के द्वारा, या फिर उनका सफाया कर दिया गया, या तो तुम हमारे साथ हो, नहीं तो फिर तुम जाओ।
इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और मजबूत हुई, पुलिस में विश्वास पैदा हुआ, लोगों में विश्वास पैदा हुआ सरकार के प्रति। तो ये जो अब मैं रुझान देख रहा हूं, इसकी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी इन कारणों में भी निहित है। जी नकुल जी जी। जी जी बिल्कुल ठीक है। राशन और शासन के दम पर बीजेपी ने इस बार सत्ता में वापसी की है या कर रहेगी। रुझानों के बाद जब ये सारी चीजें नतीजों में बदलेंगी, इन फिगर्स में क्या समझा जाए? हम जो ये नीचे फिगर्स देख रहे हैं अभिषेक जी, इन फिगर्स को अगर रेखांकित किया जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो किस तरीके से समझा जाए? बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रही है, इसका सबसे बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? और अगर समाजवादी पार्टी यहां तक पहुंच जा रही है, 150 सीटों तक अगर समाजवादी पार्टी पहुंच जा रही है, तो इसके पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी की बात करूंगा, क्योंकि उसकी अब तक कहीं बात नहीं की गई। किसी चैनल पे मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी की बात नहीं, लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव अपने आप में एक नेतृत्व क्षमता वाला चेहरा रखते हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी एक कारण है। दूसरा, उनके समुदाय का सपोर्ट है उनके पास में, ये बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, अखिलेश यादव जिस प्रकार से पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनकी टीम बहुत मजबूत रही उत्तर प्रदेश में, जो भी प्रशासकों की उनकी टीम थी, ये एक बहुत बड़ा कारण था कि जनता उन्हें दोबारा लाना चाहती थी। और संसाधनों के वितरण में भी, जैसे उन्होंने लैपटॉप बांटे या बहुत प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं उनके द्वारा शुरू की गई थी, वो भी अपने आप में अभूतपूर्व थी। तो ये जो अब उन्हें सीट मिली है, तो कहीं ना कहीं जनता का एक तबका ऐसा भी है जो उनका रिवाइवल चाहता था कि वो दोबारा से अब पार्टी में आए, क्योंकि और समाजवादी पार्टी में जिस प्रकार से अखिलेश यादव की छवि मजबूत हुई है और नेताओं के कंपैरिजन में, इस बात को जनता बहुत समय से परसीव कर रही थी, देख रही थी। तो ये भी एक कारण है कि समाजवादी पार्टी ने इस बहुत ज्यादा सीट्स गेन करने की संभावना, और एक मैं कहूंगा कि बहुत शक्तिशाली, अगर सरकार में ना आ पाए तो बहुत शक्तिशाली विपक्ष बन के ये उभरेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है, मेरा ये मानना है। और जहां मैं बात करूं बसपा की 2 सीटें रह गई हैं। बसपा का चुनाव प्रचार शायद ही उत्तर प्रदेश में कहीं देखने को मिला हो। उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि मायावती जी का सक्रिय राजनीति से दूर हो जाना, उनका कहीं भी ना दिखना, इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि बसपा जो है इस बार कई सीटों में पीछे रही है। उसका सपा के साथ भी गठबंधन का वो स्तर नहीं रहा। और तीसरी बात है, कांग्रेस जो अपना पूरी तरह से खाता नहीं खोल पाई, तो उसका तो एक स्पष्ट सा सीधा ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो कांग्रेस का कोई लीडर नहीं, कोई उसकी अपनी पूरी की पूरी सोच को ये हिंदुत्ववादी सोच ने डिस्ट्रॉय किया है बहुत बड़े स्तर पर। और अब क्योंकि हमारी प्रियंका वाड्रा जी सीधे रूप से प्रचार में उतर आई थी, और वो उसका एक सक्रिय रूप से लागू ना हो पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। जी नकुल जी। ठीक है, संजीव जी दोबारा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, क्या समझ आ रहा है? नतीजे वही आने वाले हैं जो रुझानों में दिखाई दे रहे हैं? बीजेपी के एक नेता है, अभी उनसे सुबह बात हुई तो कह रहे थे पार्टी अभी लेंगे या कल लेंगे या शाम को लेंगे। मैंने कहा जब आपको मुफीद लगे। वो जिस हिसाब से कह रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि हाँ वो अब जीत चुके हैं फाइनली, और समाजवादी पार्टी अभी आप अगर आप उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी मिलते हैं तो उनके चेहरे पर रौनक है, खुशियां हैं, और वे पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनकी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। लेकिन संजीव जी, एन भारत के दर्शकों को मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री का संबोधन रात में एक बार फिर से आज शाम में होगा, और जहां वे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और एक अपने ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्र को संबोधित कर देंगे, जैसे कि उनकी अपनी शैली रही है। लेकिन यहाँ ये अभी आपको बताना है कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने वाला है, ऐसा नहीं है। संजीव जी, आपकी आवाज 4 सीट पर कांग्रेस आगे, 4 सीट पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। अभी जो अपडेट आया है, और आपको बहुत जल्द हमारे स्क्रीन पर भी वो बदलाव देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज,
कि जिस तरह से हम रुझान देख रहे हैं, जिस तरह से बयान है, तो अब पहले के मुकाबले जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारी जनता है, वो जागरूक हुई है। और जनता के जागरूक होने का असर ये होता है कि विकास करने वालों को पहले वोट नहीं मिला करते थे। ऐसा माना जाता था कि चाहे आप कितना भी विकास कर लीजिए, अगर आपने जातीय समीकरण को नहीं साधा है, अगर आपने पैसे नहीं बांटे हैं, अगर आपने ये नहीं किया है, अगर आपने वो नहीं किया है, तो सरकार में आप नहीं आ सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वोटर्स जागरूक हो गए हैं, उन्हें पता है कि किसकी सरकार हमें कितना विकास करेगी और किस तरह से हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आगे ले जाएगी। और उसका नतीजा है कि सरकारें अब रिपीट हो रही हैं और बड़े पैमाने पर रिपीट हो रही है। तो अब इसी के नतीजे के तौर पर आप देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को देखें, जहां पिछले 3 दशकों में सरकारें रिपीट नहीं होती थी, वहां सरकारें रिपीट हुई है, हो रही है। उत्तराखंड में भी सरकार रिपीट हो रही है और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है, जबकि एक राज्य आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो बदलाव हो रहे हैं, इस बदलाव से आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। बताया जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होते हुए जाता है। जब दिल्ली का रास्ता लखनऊ होते हुए जा रहा है, इसका सीधा सा असर दिल्ली के चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव पर पड़ना तो लाजमी है। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं अभिषेक जी? जी 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 ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो हमारी लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट्स कंट्रीब्यूट करता है। पहली बात ये है, परंतु ये एक नतीजा जो उत्तर प्रदेश का आया है, ये भाजपा को बहुत ज्यादा मजबूती देने वाला नतीजा है इन परिस्थितियों में जहां पर कि भाजपा पूर्व चुनावों में कई राज्यों में चुनाव हारी है और उसने कई प्रकार की राजनीति करके, उठापटक करके वहां पर सरकार की व्यवस्था को प्रभावित भी करने की कोशिश की है। तो इन परिस्थितियों में गिवन द सिचुएशंस मैं ये कह सकता हूं कि भाजपा की जो उत्तर प्रदेश में स्थिति अब ये उभर कर आ रही है, यह उसे केंद्र में और 4 गुना मजबूत कर देगी। और साथ में यही नहीं है, ये आप मानिए कि जो और राज्यों में भी चुनाव होने हैं, वहां पर भी भाजपा मजबूती के साथ उभरेगी, जिस प्रकार की अब अटकलें लगाई जा रही हैं। जी मिश्रा जी। क्या संजीव जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? संजीव जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में थोड़ी समस्याएं हमें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन दर्शकों तक हम लगातार चुनावी राज्यों का अपडेट पहुंचा रहे हैं। संजीव कुमार मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर संजीव कुमार मिश्र, इसके अलावा पॉलिटिकल एडिटर एन भारत। जिस तरीके से ये रुझान आ रहे हैं संजीव जी, ये माना जा रहा है कि नहीं लीव नहीं करना है। वो तमाम चीजें करने में कामयाब हुई है जो ब्रांडिंग उसने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान की थी, जो तौर तरीके उसने कोरोना काल के दौरान अपनाए, उसके बाद लोगों को राशन देने की जो प्रक्रिया बीजेपी ने अपनाई, उसी पूरी प्रक्रिया का फायदा बीजेपी को यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये मान रहे हैं? और उत्तराखंड की अगर इन फिगर्स की बात की जाए तो आप ये जो फिगर्स देख रहे हैं, ये फिगर्स बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है। 35-24 ये पुराने फिगर्स हैं, अपडेट हो रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, हमने नीचे भी अपडेट कर दिए हैं। तो क्या माना जाए, कितनी बड़ी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है और ये बदलाव आने वाले भविष्य के लिए क्या संकेत लेकर आने वाले हैं? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद पांडे जुड़ रहे हैं वाराणसी से। जी 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 अरविंद जी को अभी जोड़ते हैं तुरंत। जी अरविंद पांडे जी का स्वागत है। अरविंद पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वाराणसी से, उत्तर प्रदेश की धड़कन, देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से। अरविंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एन भारत पर।
आवाज आ रही है अरविंद जी? पांडे जी के लिए लड्डू। अरविंद जी आवाज आ रही है आपको? अरविंद लग रहा है अरविंद जी को आवाज नहीं आ आ गया रही मेरे है। पास। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है। पांडे जी मेरा लड्डू अरविंद आपको जी को दिखाई दे आवाज रहा है? नहीं जा रही है। अरविंद जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। लड्डू लीजिए। अरविंद जी को आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। अरविंद जी का माइक म्यूट होगा शायद, इसी वजह से नहीं पहुंच रही होगी। देखिए जरा अरविंद जी माइक एक्सेस और ऑडियो एक्सेस देंगे तो शायद पहुंच जाएगा। देखिए चलिए अरविंद जी जब तक हमारे साथ जुड़े हैं, जब तक हम अभिषेक जी को अपने साथ जोड़ ले रहे हैं। अभिषेक जी मिठाई मेरे हाथ में आ गई है, खाऊं या ना मेरे खाऊं मुंह में संचय और मेरे ये ये लड्डू चुकी है। आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिले हैं या आम आदमी पार्टी की तरफ से, पहले इसे स्पष्ट कीजिए। देखिए ये अभी क्लियर नहीं करूंगा, समझिए बात को। देखिए मेरे पास लड्डू चलता हुआ आया है, समर्थक कौन था कौन नहीं था, मैं क्योंकि ग्राउंड में हूँ इस वक्त, पब्लिक प्लेस में बैठकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो कोई आया और मुझे लड्डू पकड़ा कर चला गया। मुझसे ये नहीं पूछा कि भैया लड्डू खाएंगे नहीं खाएंगे। तो कुल मिलाकर ये मिठाई का दिन है, आज सभी को लड्डू खाना है। यही होता मुझे है लगता कि ग्राउंड शायद में उन्होंने पहले रहने दे दिया है। का प्रभाव, कि ग्राउंड में जब आप होते हैं तो आपको लड्डू भी मिलता है, ग्राउंड में होते हैं तो आपके गुस्से का भी सामना करना होता है, ग्राउंड में अगर आप होते हैं तो लोगों का प्यार भी मिलता है, लोगों की दुत्कारें भी मिलती हैं। लेकिन जब आप सटीक विश्लेषण करते हैं और सटीक जानकारियां देते हैं तो उसका असर होता है। एक बार अरविंद पांडे जी फिर से जुड़ गए हैं। अरविंद जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, मिल रही है मुझे आवाज। जी अरविंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अरविंद पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से आते हैं और इस वक्त वाराणसी से सीधे लाइव है। अरविंद जी आपको सबसे पहले इस रुझान के हिसाब से जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और बधाई देने के साथ ही आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ये जो सरकार रिपीट हो रही है बाबा की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, भगवान लहरा रहा है और कमल खिलने वाला है फिर से। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी रिपीट हो रही है, गोवा और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। इस विषय में आप अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव को से जो कामना किया था वो कामना पूर्ण हो रही है, और बताने के लिए बहुत कुछ तब नहीं बचता है जब आपकी स्टूडियो में ही लड्डू खाए जा रहे हो। आपकी स्टूडियो में लड्डू का जो ये दिखाया जा रहा है कि हम लड्डू खा रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि आप भी और आपके साथी बहुत ज्यादा खुश हैं, और ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। तो मैं उन लोगों को पूछ रहा हूँ जो सांप और नेवले की लड़ाई में खुद नेवला है कि सांप है ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं उस बयान को ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड में है और कई दर्शक उनसे लगातार मिल रहे हैं। मैं तो उनको पूछना चाहता हूँ जो 400 पार का मंत्र दे रहे थे, तो ये बिना सिर पैर की बात करने वाले, जिनकी जमीन गायब हो चुकी है, जिनका धरातल खत्म हो चुका है, वह बाबा विश्वनाथ के जो दिव्य और अलौकिक धाम की रचना हो, चाहे राम मंदिर का ये दिव्य स्वरूप हो, या फिर मथुरा जो बनने वाला है, इसको चरितार्थ किया गया है। और मैं निश्चित रूप से इस बात को लेकर खुश हूँ कि इस बार हम जातियों में नहीं बटे हैं, हिंदुत्व का एजेंडा एकदम स्पष्ट है, साफ हो गया है, और बाबा की बुलडोजर की सर्विसिंग भी पूरी हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर पांडे जी अब तो ग्रीसिंग करा ली जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, मैं ये लड्डू खा लूंगा, आधा तो मैं खा चुका हूँ हालांकि, क्या ये मानकर खा लूं कि बीजेपी जीत रही है? नहीं, आप कोई ऐसा ऐप, मैं संजीव जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप दोनों मिलकर अपने चैनल पे कोई ऐसा ऐप बनाएं, जैसे मैं आपसे जुड़ सका हूँ वैसे ही लड्डू मेरे पास आ जाए। मैं तो ऐसी मांग आपसे करता हूँ, आप अपने इंजीनियरों से कहिए कि जैसे आपने मुझे घर बैठे जोड़ा है, वैसे मुझे लड्डू भी मेरे मुंह तक आ जाए। मैं आप अकेले खा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लड्डू खाइए, मिठाइयाँ बांटिए। देखिए ये लड्डू एन भारत के दर्शक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा नकुल जी तक पहुंची है। तो आप भी कुछ ऐसा करें कि हमारे स्टूडियो में, चूंकि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो में कोई लड्डू नहीं आया है, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं,
भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने बधाई दे दी है, शुभकामनाएं दे दी है, तो लड्डू इधर भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल रुकते एक अपडेट के लिए। मैं अपडेट देना चाहता हूं, फिर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की अपडेट करूं तो 403 सीटों के रुझान आ गए हैं। 275 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 120 सीट समाजवादी पार्टी, 2 सीट बसपा, 3 सीट कांग्रेस और 3 सीट अदर के खेमे में जा रही है। इस अब तक के रुझानों के हिसाब से अगर मणिपुर की बात करें तो 31 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 60 सीटों का ये विधानसभा है। 31 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 13 सीट पर कांग्रेस और बाकी पर अन्य। अगर आप गोवा की बात करें तो 19 कांग्रेस और 19 भारतीय जनता पार्टी, 11 कांग्रेस और बाकी के अन्य दल। अगर पंजाब की बात करें तो 16 पे कांग्रेस, 90 पे आम आदमी पार्टी, 6 अकाली दल, 4 बीजेपी और 1 अन्य। ये अब तक के रुझान है और इस रुझान से स्पष्ट होता है कि 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के खेमे में से आता हुआ, 4 राज्य में भगवा फिर से लहराने की स्थिति में है, कमल खिलने वाला है। और एक राज्य आम आदमी पार्टी। अब अपनी बात को आप जारी रखें। जी नकुल, कुछ आप पूछ रहे थे पांडे जी से। संजीव जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा बस। मैं 2 बातें ये कहना चाहूंगा कि आप लोग मुझे बस 10 मिनट का समय दीजिए। मैं जरा पब्लिक के बीच में जाना चाहता हूँ, आप लोग आपस में डिबेट करिए। मैं जब तक थोड़ा सा घूम कर आऊं जरा ग्रामीण इलाकों में, ठीक है? नहीं, 2 बातें जो आप कहना चाहते हैं वो 2 बातें कौन सी है ये समझ लीजिए। आगे के लिए भी 2 बातें ना जाना भूल, राम मंदिर और कमल का फूल। जी, इसी राम मंदिर से मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के इस मुद्दे को, राम मंदिर के निर्माण को और निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया, ये एक बड़ा मुद्दा रहा। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बड़ा मुद्दा रहा और साथ ही मथुरा का जो मामला है, इशू है, ये भी एक मुद्दा बनाया गया। क्या इन सब मुद्दों को इस जीत में कितनी बड़ी भूमिका रही है, अरविंद पांडे जी? देखिए संजीव जी, ये तो मुद्दा मंदिर और कॉरिडोर का तो रहा ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रहा गरीब को भोजन भरी थाली अनाज के रूप में देना। और इससे भी बड़ा मुद्दा रहा कि हम किस तरीके से अपने लोगों को और किस हद तक अपने लोगों के साथ खड़े रहे। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बाबा का बुलडोजर लगातार चलता रहा। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लखनऊ में सीएए के विरोध के समय में और कैसे एक दिन के अंदर उत्तर प्रदेश को नियंत्रित किया गया। आपने देखा होगा कि जिस समय केजरीवाल जी ने दिल्ली प्रदेश को जलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था, उस समय बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा करके लोगों को रोका गया और उनसे वसूली की गई। आपने देखा होगा कि जाति धर्म पंथ मजहब से ऊपर उठ के अपराधियों को, आपने देखा होगा कि विकास का मॉड्यूल चाहे एम्स की संख्या को बढ़ाने को लेकर रहा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की संख्या को बढ़ाने को लेकर रहा हो, चाहे गोरखपुर में एक मस्तिष्क ज्वर जैसे रोग को नियंत्रित करने का रहा हो, अथवा कोरोना काल खंड में जैसे मुख्यमंत्री जी ने हमारे एक रात के 3-3 बजे तक अस्पतालों में जाके लोगों को निरीक्षण और उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनकी तत्परता का विषय रहा हो। जी अरविंद जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है अरविंद जी को आवाज नहीं मिल रही है, कुछ तकनीकी समस्या है। जब तक अरविंद जी दोबारा आवाज आ रही है, मैं अभिषेक जी से जानना चाह रहा हूं। अभिषेक जी, जी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो खुशी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी के जीत के विषय में अरविंद पांडे बता रहे थे कि जो सबको राशन और सबको दाना पानी, ये जो है से एक विशेष भूमिका रही। इसके अलावा क्या क्या चीज और आप मानते हैं इस जीत के लिए?
अभी मैंने पहले भी मिश्रा जी इस बात को रेखांकित किया था नकुल जी के माध्यम से, और दोबारा से मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में इस समय जो मुद्दा है वो है हिंदुत्व का मुद्दा, और वो अपने आप में इतना बड़ा जड़ तत्व है कि आप उसे यहाँ की राजनीति से नहीं हटा सकते। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और उस मुद्दे से जुड़े हुए ही सारे मुद्दे हैं। आप ये मानिए जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण था, वो अपने आप में रीढ़ की हड्डी साबित हुआ है इस चुनाव में, आप इस बात को मानिए। दूसरी बात है खाद्य सामग्री का जो वितरण है, वो वितरण प्रक्रिया को अपने आप में इन लोगों ने इतना अच्छा बनाया, इतना सुगम बनाया कि वो लोगों के पास में निरंतरता के साथ पहुंचती रही। उसमें कोई अवरोध नहीं हुआ, कोई बिचौलिया नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात मैंने इसमें देखा है, फिर मैं कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर वो इतना मजबूत इन लोगों ने कर दिया उत्तर प्रदेश में कि माफियाओं का सफाया, या तो तुम हमारे साथ हो या तुम हमारे खिलाफ हो, बहुत सीधी सी बात है। या तो हमारे खेमे में आ जाओ या और लॉ के हिसाब से चलो, नहीं तो फिर तुम्हारी कोई जगह नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये एक बहुत ही मजबूत हमारे जो महाराज जी ने काम आपने तो किया। ये एक बड़ी बात कह दी अभिषेक जी कि या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। मतलब कि आपका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो माफिया पकड़े नहीं गए, जो मारे नहीं गए, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जी, ये तो स्पष्ट है। खैर ये तो स्पष्ट है, लेकिन उन्हें शामिल कुछ शर्तों के आधार पे किया गया। भारतीय जनता पार्टी के काफी नेताओं से मैं जुड़ा रहता हूं, वहां से उनके साथ में चर्चा में रहता हूं, और यही उसका एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप हमारी पार्टी में हैं तो आपको लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलना है। ये बात बहुत तय है, लिखी हुई है, और इसका उल्लंघन आपको किसी भी तौर पे नहीं करना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि भाई माफियाओं का जिस प्रकार से इन्होंने राज्य के खेमे में लिया है, उन्हें अपने अंडर में लिया है। क्योंकि पूर्व में ये देखा गया बसपा और सपा की सरकारों में कि माफिया जो थे वो बेलगाम घोड़ों की तरह से भागते थे, उन पर किसी की कोई लगाम नहीं थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को सफल और सिद्ध करके दिखाया कि माफिया भी अब हमारी सरकार के नीचे आते हैं। देखिए अभिषेक जी, ये है कि अगर आप दूसरी पार्टी में हैं, दागी हैं, तो आप दागी माने जाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो आपके दाग धुल जाएंगे। या कहते हैं कि एक प्रोडक्ट का ऐड है कि दाग अच्छे हैं, तो अगर हमारे पार्टी में आ गए तो दाग अच्छे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक बसपा में थे तब तक दागी थे, जब भाजपा में आ गए थे तो वो अच्छे हो गए थे, अब फिर से सपा में चले गए। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता है जिन्होंने हमेशा अपनी जंग, अपना चुनाव जीता है, और इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस बात को एक स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहाँ की जनता अपने आप में एक बहुत सजग वोटर है। वो इन सारी गतिविधियों को, ये जो दल बदल की जो गतिविधियां हैं, इन्हें बहुत पूर्ण रूप से वो बहुत माइन्यूटली उन्हें ऑब्जर्व करती है यहाँ की जनता। और यहाँ की सेफोलॉजी जो है, यहाँ का वोटिंग बिहेवियर जो है, वो भी अपने आप में बहुत बहुत एक्टिव है। यहाँ का वोटर ऐसा आप मत मानिए। और दूसरी बात है, क्योंकि यहाँ पर लोग वोट भाजपा को दे रहे हैं, कैंडिडेट को नहीं दे रहे हैं। अगर आप भाजपा में हैं तो आपको वोट मिलेगा, अगर आप भाजपा में नहीं है तो आपको वोट नहीं मिलेगा। आप ये किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, तो आप भाजपा से जुड़ जाइए, आपको वोट मिल जाएंगे। एक स्पष्ट सी बात है। कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ प्रत्याशी का उतना महत्व नहीं है जितना मोदी योगी का महत्व है। मोदी योगी, यहाँ विचारधारा का महत्व है। जी, यहाँ विचारधारा का महत्व है, और वो विचारधारा हिंदुत्व के जड़ तत्व में निहित है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मोदी योगी से भी ज्यादा हिंदुत्व की विचारधारा, जब हिंदुत्व की विचारधारा की अगर आप बात करते हैं तो क्या आप शिवसेना को हिंदुत्व की पार्टी नहीं कहते, हिंदुत्व की विचारधारा नहीं कहते? शिवसेना के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनकी कोई गिनती नहीं है। नहीं, इस शिवसेना के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कोई गिनती नहीं है, तो क्या वो हिंदुत्व की विचारधारा नहीं रखते? नहीं, ऐसा इस बात में मैंने इसलिए नहीं जोड़ सकता क्योंकि शिवसेना का उतना प्रमुखता के साथ स्थान नहीं है उत्तर प्रदेश में। उसका स्थान महाराष्ट्र में है, ये बात भी लोगों को पता है। उसकी जो विचारधारा है, विचारधारा की थी, आपने बात विचारधारा की थी
तो मेरा मानना यहाँ ये है कि विचारधारा के साथ साथ मोदी जी का कद, योगी का महत्व, वो बहुत प्रभावशाली भूमिका के साथ इस चुनाव में रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय नेता को नहीं देखा, उन्होंने देखा कि उनके साथ कौन है। ये मोदी जी के साथ है, ये योगी के साथ है। मोदी उनके चुनाव में प्रचार में पहुंचे, योगी चुनाव प्रचार में पहुंचे, इसका बड़ा महत्व रहा है। हालांकि जहां मोदी खड़े हैं, जहां योगी खड़े हैं, जाहिर सी बात है हिंदुत्व की विचारधारा है और हिंदुत्व की विचारधारा कहीं ना कहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिन कम से कम 100 से अधिक ऐसे सीटें हैं जो मुसलमान या मुस्लिम मतदाता सीधे तौर पर वहां जीत और हार का निर्णय करते हैं, बावजूद इसके उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी चुनाव जीत रही है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपका इस वाले मुद्दे को स्पष्ट कर दूं, जो आपने शिवसेना वाला कहा था अभी, वो अपने आप में प्रमुखता वाला मुद्दा है। देखिए, शिवसेना हिंदुत्व वाली पार्टी है, परंतु वो योगी और मोदी का जो जलवा है वो उत्तर प्रदेश में कायम है अभी भी। वो उस जलवे को खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है कि शिवसेना की जो उठक पटक हुई है, जैसे कि पंजाब में कांग्रेस और भाजपा की जो उठक पटक हुई है, वैसे शिवसेना की जो उठक पटक हुई है महाराष्ट्र में, जिस प्रकार से उसकी मिट्टी छिती है, जिस प्रकार से वो एक्सपोज हुए हैं उसके नेता, तो वो मैंने आपसे फिर कहा कि उत्तर प्रदेश की का जो वोटर है वो कोई ऐसा वोटर। अभिषेक जी, किसी तकनीकी नहीं, कोई बात नहीं, नेटवर्क की इशू की वजह से लगता है उनकी आवाज दर्शक तक नहीं पहुंच रही है। उसमें मैं आवाज आएगी आपको देखिए जरा आवाज आ रही है। जी, आ रही है आवाज। उसमें मैं आपकी इस बात को भी मैं बहुत प्रमुखता से रेखांकित करना चाहूंगा। नकुल जी, मैं देख रहा हूँ, नकुल जी मैं देख रहा हूँ हवा के झोंके जो हैं वो बहुत सुहाने दिख रहे हैं इस समय। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नकुल जी? हवा के झोंके बहुत सुहाने हैं। देखिए, जिस तरीके की हवा चल रही है, होली मनाने की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि होली तो 17 को है, लेकिन उससे पहले ही होली शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि उस होली का आगाज मौसम ने भी कर दिया। मैं फील्ड में हूँ, ग्रामीण इलाकों में। आपको लगता है नकुल जी बारिश आएगी? नकुल जी बारिश आएगी? नकुल जी बारिश आएगी? आपको लगता है घटा हो रही है, बादल अच्छे हैं? देखिए, ये हमेशा कहा जाता रहा है कि कमल का फूल जब खिलता है तो कीचड़ होता है, और कीचड़ तो तभी होता है आपको पता है जब बारिश होती है। हालांकि हिंदुस्तान की बात अलग है कि हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह आप कहीं भी कीचड़ देख सकते हैं। तो बारिश आने की संभावना तो मुझे फिलहाल नहीं लग रही है, लेकिन मौसम बेहतरीन है, हवाएं अपना संदेश दे रही हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, नतीजों का इंतजार करना होगा। संजीव जी और अभिषेक जी, मैं आप दोनों की चुनाव में नकुल जी, आप लोग लगातार डिबेट में बने हुए हैं, लगातार आप नतीजों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जनता की नब्ज को टटोला, हमने अपना एग्जिट पोल भी दिखाया, और वो एग्जिट पोल जो हमने दिखाया, वो एग्जिट पोल बेसिकली हमने जनता के करीब जाकर समझा था। अब हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल से इतर कुछ चीजें आ रही हैं। अब वो आ रही हैं तो उनके पीछे बहुत सारे कारण भी तलाशने होंगे कि आखिर क्या चीजें, क्या गलतियां हम लोगों से हुई हैं। चलिए अभिषेक जी, एक बार वो एग्जिट पोल हम आपको, दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं, क्या हमने एग्जिट पोल दिखाया था, क्या स्थिति हमारी रही थी, इसके बाद इस पर थोड़ी सी डिबेट करते हैं। जी जी जी। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिल रहा है, किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश यादव के वो डायलॉग्स क्या पास हो रहे हैं जिसमें वो कह रहे थे कि सरकार बन रही है, और ये आंकड़ा आपके सामने भाजपा को 180 से 220 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं एन भारत के एग्जिट पोल के मुताबिक। वहीं समाजवादी पार्टी को 185 से 230 सीट मिल रही हैं। ये बड़ा आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी को 185 से 230 सीट हमारे एग्जिट पोल
में दिखाई गई हैं और आप देख सकते हैं ये तमाम उन एग्जिट पोल्स से अलग है जिन एग्जिट पोल्स में बीजेपी को एक तरफा बहुमत दिखाया जा रहा है। यहाँ बीजेपी को 180 से 220 सीटें, समाजवादी पार्टी को 185 से 230 सीटें, बसपा यानी मायावती को 15 से 20 सीटें, कांग्रेस को 10 से 15 सीटें और निर्दलीय उम्मीदवारों को 10 से 13 सीटें ये हमारा एग्जिट पोल दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा एग्जिट पोल है और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान है। ये बड़ी खबर इस वक्त की एग्जिट पोल ब्रेकिंग एंड भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है। जबरदस्त टक्कर, बिल्कुल कांटे के पास दोनों पार्टियां अटकी पड़ी हैं। सरकार कौन बनाएगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 220 तक बीजेपी पहुंचेगी और 230 तक की बात तो समाजवादी पार्टी की आ रही है। तो ऐसे में सरकार कौन बनाएगा ये अभी साफ नहीं है, बदलने वाला है उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गणित। ये बात भी हमारे इस एग्जिट पोल में सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर, एग्जिट पोल ब्रेकिंग जो हम आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा का गणित बदलने वाला है। तो आपने देखा संजीव जी हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा था। अभिषेक जी शायद हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल करीब की टक्कर दिखा रहा था। हमने जो आकलन किया था, हमारी टीम ने जो आकलन किया था, वो हमने ये आकलन किया था कि इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने रहने वाले हैं, इतने करीब रहने वाले हैं कि ये स्थिति आ जाएगी कि सरकार कौन बना पाएगा और कौन नहीं बना पाएगा। लेकिन अभी तक रुझान जिस तरीके से आए हैं उनके मुताबिक ये लग रहा है कि बीजेपी ने एक तरफा बढ़त बनाई है। तो इसके पीछे क्या कमियां रही होंगी जो हमारी टीम समझने में नाकाम रही, या फिर जनता का मूड कुछ ऐसा रहा इस बार कि जनता ने मीडिया को और जो सर्वे करने वाले लोग थे उन तमाम लोगों को देखिए नकुल जी दिया और साइड में कर दिया। नकुल जी, टीवी चैनल के इतिहास में इकलौता एन भारत है जो ये स्वीकार कर लेता है कि हमारे एग्जिट पोल से कुछ हटकर फैसला आया है या आ रहा है, नतीजा आ रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि हमारी जो सहयोगी टीम है, मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट की टीम जो है, इनका कहना है, इनका पहले से कहना था, जो कि एन भारत पर आपने दिखाया था और मैंने बताया था कि 280 भारतीय जनता पार्टी लेकर के आएगी। ये एन भारत की जो आधिकारिक रूप से सहयोगी सर्वे टीम है, मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जिसके सीईओ बसंत झा हैं, उन्होंने ये लिखित में हमें उसकी पूरी रिपोर्ट दी थी। जी, अगर हम इन्हें जोड़ सकते हैं लाइव तो आप एक बार कोशिश कीजिए कि हम इनसे एक बार लाइव जोड़ें और इनसे लाइव डिबेट में इन्हें भी शामिल करें। जी, आप अपनी बात जारी रखिए। बिल्कुल, इन्हें मैं जोड़ता हूं। ये इस वक्त किसी अन्य चैनल पर है और इनका समय हमारे पास 1 घंटे के बाद तकरीबन होगा। तो जब और नतीजे स्पष्ट हो चुके होंगे, उनके द्वारा जो दी गई प्रेस रिलीज है और उनके द्वारा साझा की गई जो सर्वे है, वो हमारे पास अभी भी मौजूद है। उसकी अगर बात करें तो बिल्कुल सटीक बैठती है कि 280 का उन्होंने आंकड़ा दिया था, ना तो प्लस ना तो माइनस, और ये देखिए बिल्कुल 280 के आसपास भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है। उन्होंने 100 के आसपास समाजवादी पार्टी को कहा था और वो लगभग आंकड़ा 112 के आसपास है। तो इतने बड़े चुनाव में ये उसके आसपास ही इस एग्जिट पोल को कहेंगे। नतीजे और रुझान में फर्क होते हैं। दूसरी चीज, उन्होंने कांग्रेस को 5 सीटों की बात कही थी, कांग्रेस 4 सीट आ रही है। तो इस हिसाब से अगर कहें तो एन भारत की जो सहयोगी टीम है, मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ये एक बहुत सटीक फैसला रहा है, जिसे कि आप आकलन करेंगे इस शो के बाद, तो फिर आप इस पर कुछ विशेष बता पाएंगे। और जहां तक एन भारत के रिपोर्टर्स की बात है, उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है उस पर मैं बताना चाहता हूं कि उनका जो आकलन है वो समाजवादी पार्टी के भीड़ में पहुंचे हुए लोगों से है, और भीड़ अक्सर वोट में तब्दील नहीं होते ऐसा देखा जाता है। अगर हम बात करें तो भीड़ में तो क्या प्रियंका
अगर आप रैलियों को कवर किया है तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जैसा ही भीड़ उनमें भी था, योगी जैसा ही भीड़ उनमें भी था। लेकिन जब सीटों की बात करें तो केवल 4 सीट पर उनके रुझान दिख रहे हैं। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो रुझान हैं, हमारी जो भविष्यवाणियां थी एग्जिट पोल से संबंधित, वो लगभग आसपास है। हम इतने नाकाम नहीं रहे, क्योंकि ग्राउंड में रहते हैं हमारे रिपोर्टर्स, ग्राउंड में हमारी टीम रहती है और उसका असर देखने को मिला है। जी नकुल जी। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपसे बात करूंगा इससे पूरे मुद्दे पर, स्थितियां। और इस बीच में गाजियाबाद में हूँ, गाजियाबाद की बात बता दूं, गाजियाबाद की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और अतुल गर्ग जो मंत्री भी थे पिछली सरकार में, निवर्तमान मंत्री हैं और वो अपने प्रतिद्वंदी से काफी आगे चल रहे हैं। जी अभिषेक जी आपसे समझना चाहूंगा जी। अभी नतीजे नहीं आए हैं, इंतजार कर रहे हैं हम लोग भी, कहाँ तक जाएंगे, शाम तक काउंटिंग होगी, लेकिन दोपहर 2 बजते ये पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। रुझानों में बहुत बड़ी चीज जो फाइनली निकल कर आ गई है, वो जो हम दिखा रहे हैं, अभी मैं टीम से कहूंगा तो ये नीचे वाली जो हमारी पट्टी है इनको भी अपडेट कर दिया जाएगा, ये लेफ्ट साइड वाली पट्टियां इन्हें भी अपडेट कर दिया जाएगा। हमारा एग्जिट पोल कांटे की टक्कर दिखा रहा था, आसपास ले जा रहा था, और इस एग्जिट पोल में हमने ये तक आकलन कर लिया था कि अगर हुआ तो ये भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 10 सीटें आगे जाकर बीजेपी से सरकार बना ले। अभी रुझानों के मुताबिक कुछ कमियां समझ आ रही हैं, देखा जा रहा है कि उस एग्जिट पोल के नजदीक तो नहीं, काफी दूर होता जा रहा है मामला। क्या मान रहे हैं इसे, कहाँ कमी रह गई और कैसे से पूरा किया जाएगा? देखिए, कमी जो है, मैं नकुल जी आपकी बात को विस्तारित करूंगा कि कमी सिर्फ इस बात में रह गई है, समाजवादी पार्टी की मैं जैसे जनता से जुड़ा रहा हूं, मैंने रुझान लिए हैं हर तबके की जनता के, तो आप ये मानिए कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स वाली स्थिति आ जाती है, ये सपा सरकार में आती है, और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होने की जो स्थिति आती है ये भाजपा सरकार में आती है। और जनता जो है, देखिए वो सब व्यवसायी हैं, सब अपने काम धंधे वाले लोग हैं, सामान्य लोग हैं, तो वो कम से कम ये चाहते हैं कि उन्हें किस प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो, रोड पे चलते हुए किसी प्रकार का कोई माफिया, कोई गुंडा तत्व उन्हें परेशान ना करे। तो ये एक जनता की नब्ज जो है, ये भाजपा ने बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ी है और इसका फायदा भाजपा को हुआ है। उसी के विपरीत मैं कहूं कि कहीं ना कहीं सपा की ये जो गुंडाई वाली छवि है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात सच है जो मैंने जनता के रुझान से पता किया, ये छवि, इस छवि ने उसे डुबाया है। अपितु अखिलेश यादव इस प्रकार के नेता नहीं है, मैं इस बात को एकदम स्पष्ट कर दूं, वो एकदम प्रगतिशील नेता है और एक बहुत ही सम्मानित नेता है विपक्ष के इस समय उत्तर प्रदेश में। जी नकुल जी। हाँ ठीक है संजीव जी, नतीजे कहाँ तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बार अपडेट दे दीजिए जरा दर्शकों को, क्या आंकड़ा अभी कहाँ तक पहुंचा है समाजवादी पार्टी का, बीजेपी का, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में लगता है बसपा कुछ कमाल कर रही है, क्या अपडेट आपके पास? अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इस वक्त जो हमारे पास अपडेट आ रहे हैं स्टूडियो में, तो स्टूडियो के आंकड़ों के हिसाब से मैं बताऊं 276 पे भारतीय जनता पार्टी है, 114 पे समाजवादी पार्टी, 4 कांग्रेस पार्टी और 3 बहुजन समाज पार्टी, 3 अन्य। ये 403 सीटों के रुझान आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में इस वक्त 22 और 44 का मसला चल रहा है। 22 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी, जबकि 44 सीट पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर हम बात करें पंजाब की, तो 15 सीट पर कांग्रेस, 4 सीट पर बीजेपी और 89 सीट पर आम आदमी पार्टी, जबकि 8 सीट पर अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल आगे चल रही है। अगर गोवा की बात करें तो गोवा में 19 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 11 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो इस हिसाब, और मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में 31 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 9 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। इस हिसाब से एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि 4 सीट पर फिर से भगवा लहराने की स्थिति में है, कमल खिलने की स्थिति में है, और 1 सीट यानी कि 1 राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है, यानी कि झाड़ू चलने वाला है। तो ये अब तक के अपडेट थे नकुल जी, और इन अपडेटों के सहारे मैं ये कहना चाहता हूं
कि जो नए लोग, जो पुराने दल के लोग इस बार राजनीतिक मौसम को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ज्वाइन कर ली थी, जिनमें कि मैं बात करूंगा जतिन प्रसाद जैसे लोगों की, जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, कुछ लोग समाजवादी पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे थे, कुछ बहुजन समाज पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे थे। उन लोगों की लगभग लॉटरी लग गई, क्योंकि वे सब अपने अपने क्षेत्र से जीतने वाले उम्मीदवार साबित हो रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर प्रचंड बहुमत से आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इससे पहले 37 साल पहले नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस पार्टी के नेता, जो कि लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे, और यूपी जो है इतिहास रचने के रास्ते पर है। 37 साल बाद किसी सीएम की वापसी होगी, और ये एक ऐतिहासिक चुनाव है इस लिहाज से। और योगी आदित्यनाथ के लिए जिस तरह से उन्होंने मेहनत की थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, जी हाँ संजीव जी, हमारे साथ अक्षय शर्मा जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं, आरएसएस को भी समय दिया है पत्रकारिता से पहले। अब उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार आ रही है तब इनसे पूछ लेना जरूरी हो जाता है। हाँ जी अक्षय जी, सबसे पहले तो आप अपने जो कैमरा है थोड़ा सा आप अपना पीछे हो जाइए हल्का सा, ताकि ये फ्रेम थोड़ा सा हमारा सेट हो जाए। और इसके बाद आपसे सबसे पहला सवाल, मिठाई आप स्टूडियो लेकर आ रहे हैं या फिर हमें आपके घर आना पड़ेगा? आप घर पर आइए, क्योंकि अभी स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, चुनाव में भी इतना ज्यादा काम नहीं हो पाया, तो मिठाई की तो आवश्यकता है ही आज के दिन। तो आपका स्वागत है, आप घर पर आइए, वरना मैं तो मेरठ आता हुआ आपको मिठाई खिला ही दूंगा। और अक्षय जी, खुशी की बात जी अक्षय जी, इस खुशी के माहौल में मेरा एक हल्का सवाल है कि इस चुनावी जीत में, इस चुनावी रुझान वाली जीत में जो बाहर से आयातित नेता हैं, जो पिछले समय दूसरे दलों में नेता थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए, उनकी कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस जीत में आप? देखिए, मैं आपको अगर साफ तौर से बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, और संगठनात्मक पार्टी में जब आप बाहरी आयातित नेता जिनको आपने कहा है, तो मैं उसमें आपको एक राष्ट्रीय स्तर के नेता का ताजा उदाहरण दूंगा जो आपने अभी देखा है। अभी यूक्रेन विवाद में ऑपरेशन गंगा चला, जिसमें आपने सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रभावशाली नेता के तौर पे देखा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब हम कहते हैं कि जैसी संगति में आप रहते हैं उस संगति के व्यक्ति आप हो जाते हैं, उस तरह के व्यक्ति आप हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन है और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली में कोई व्यक्ति कहीं से भी आता है, वो अगर एडजस्ट होना होता है तो वो एडजस्ट होके भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक तौर पर काम करता है, अन्यथा वो चुपचाप उसी रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो ये कोई किसी आयातित नेता की जीत नहीं है, ये पूरे संगठन की जीत है और पार्टी की जीत है और उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने अपना दिन रात लगाकर इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। ये बात आप संघ विचारक के तौर पर कह रहे हैं या एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर कह रहा हूं। और निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि जब 5 साल तक किसी राज्य में सरकार रहती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां की व्यवस्था बिल्कुल अलग है, जहां पर क्षेत्र जिनका अलग है, जहां की भाषा अलग है, जहां पर और तो खेती का प्रकार अलग अलग है, कहां पर होता है, उस प्रदेश में अगर इतने मैंडेट से दोबारा सरकार बन रही है तो निश्चित रूप से वो सरकार उस संगठन के बलबूते बन रही है जो संगठन उनका काम कर रहा है। मैकेनिज्म, पॉलिटिकल मैकेनिज्म की बात ही यहां पर मैं कर रहा हूं, नहीं तो चुनाव प्रचार तो कांग्रेस ने भी किया है। आपने अभी खेती की बात की, किसानी की बात की, तो इस चुनाव में बताया जा रहा था
कि किसानों के द्वारा बहुत प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में, किसानों से बहुत प्रभावित होगी, किसान आंदोलन का प्रभाव बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाएगा। लेकिन जो रुझान है, उन रुझानों में किसान आंदोलन का कोई बड़ा प्रभाव देखने को नहीं दिख रहा है। इसे आप किस रूप में देखते हैं अक्षय? किसान आंदोलन को मैंने बहुत करीब से कवर किया है और मैं आपको बताऊं कि एक बड़े राष्ट्रीय चैनल में रहते हुए पूरी भूमिका, मतलब मुझे पूरी जिम्मेदारी ही किसान आंदोलन की दे दी गई थी कि आपको किसान आंदोलन को ही कवर करना है और कवर करवाना है। तो वेस्ट यूपी खास तौर से जब मैंने देखा किसान आंदोलन के तौर पर, तो जो बड़े नेता के तौर पर, जिनको राष्ट्रीय नेता क्या अंतरराष्ट्रीय नेता के तौर पर देखा गया, राकेश टिकैत, उनके ऊपर जितने एक्सक्लूसिव शो मैं समझता हूं कि मार्केट में आए, यानी कि इंडस्ट्री में आए हैं, वो सबसे पहला शो मेरे द्वारा हमारे चैनल पे कराया गया है। तो उसके बाद आज मैं उस चैनल का हिस्सा नहीं हूं, पर वहां से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला और करने को बहुत कुछ मिला, वो एक अलग बात है। तो मैं तभी से कहता था किसान आंदोलन जमीन पर नहीं है, ये एक वर्चस्व की लड़ाई थी और केवल राकेश टिकैत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी और उनकी महत्वाकांक्षाएं होने के नाते ही ये किसान आंदोलन वेस्ट यूपी में, मैं आपको किसान आंदोलन की शुरुआती दौर की बात आप सब जानते भी हैं, तो राकेश टिकैत तो ये इस आंदोलन में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। शुरुआती तौर की अगर बात की जाए तो वो शामिल हुए तब जब उन्हें लगा कि वो अपने वर्चस्व को बढ़ा सकते हैं। और फिर आपने उनके बयान भी सुने, आपने उनकी कार्यप्रणाली भी देखी और आपने मुजफ्फरनगर जनपद की वो किसान की रैली देखी जिसको ऐतिहासिक किसान रैली बताया जाता है। और मैं आपको सबसे बड़ा सच बताऊं तो जिस रैली को सब लोगों ने ऐतिहासिक बताया, मैं राकेश टिकैत का सबसे बड़ा फेलियर उस रैली को मानता हूं, क्योंकि उसमें जब आप आयातित नेताओं की बात कर रहे थे, वहां पर आयातित किसान थे जो पंजाब और हरियाणा से आए हुए थे, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में आकर अपना वर्चस्व दिखाया। और मुजफ्फरनगर में वो रैली तब भी कामयाब रहती राकेश टिकैत के लिए, पर उन्होंने जहां पर जैन सिंह, गुलाम मोहम्मद जोला आदि के साथ मंच शेयर किया और मंच शेयर करने के बाद जो नारेबाजी वहां पर हुई, जो हुड़दंग वहां पर हुआ, वो पश्चिम की जनता ने देखा। और पश्चिम के गांवों से मैंने रिपोर्टिंग कराई है, तो गांव के किसानों ने जो सच्चाई बताई है और गांव के महिलाओं ने जो सच्चाई बताई है, वो सच्चाई आज के परिणामों में आपको देखने को मिल रही है। जी चलिए फिर से एक बार हम जी अक्षय फिर से एक बार हम आपके पास स्टूडियो से जरा बताइए दर्शकों को। जी 179 पर आगे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जबकि 117 पे समाजवादी पार्टी, 4 सीट कांग्रेस पार्टी, 3 सीट बहुजन समाज पार्टी और 3 सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं, जो कि 403 विधानसभा सीटों का ये रुझान है। और अगर बात हम करें उत्तराखंड की तो 44 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी और 22 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। और अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब में 18 सीट पर कांग्रेस पार्टी और 89 सीट पर आम आदमी पार्टी, जबकि 8 सीट पर शिरोमणि अकाली दल और 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी। और गोवा की बात करें तो गोवा में 19 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 11 सीट पर कांग्रेस पार्टी, मणिपुर में 31 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 10 सीटों पर 10 सीट पर कांग्रेस पार्टी। इस तरह से हम देखें तो अपडेट के सारे में बताना चाहता हूं एन भारत के दर्शकों को कि 4 राज्यों में भगवा फिर से लहराने वाला है, कमल फिर से खिलने वाला है और 1 सीट यानी कि 1 राज्य में झाड़ू चलने वाला है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। जी नकुल। आम आदमी पार्टी। चलिए मैं थोड़ा सा समय कम है इसलिए, क्योंकि थोड़ी देर में हमें ब्रेक लेना है। एक आखिरी सवाल के साथ आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, उसके बाद जब दोबारा डिबेट ओपन करेंगे तब हम और तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। एक सवाल, उत्तराखंड में इस बार लग रहा था कि उलटफेर बड़ा होगा। तमाम एग्जिट पोल्स की भी अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल्स भी ये बता रहे थे, हमारा ही नहीं तमाम और बड़े चैनल्स के एग्जिट पोल्स भी ये बता रहे थे कि इस बार बड़ी कांटे की टक्कर है और कांग्रेस उत्तराखंड में इस बार सरकार बना सकती है। एक अपडेट स्टूडियो में आ रहा है नकुल जी, आप और कैसे आप इसे देख रहे हैं कि बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है? बीजेपी एक तरफा नकुल जी इतिहास बदल रहा है उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड का इतिहास जैसा कि आप भी बता रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार देखा गया है कि आप दोनों को मैं रोक रहा हूँ। एक अपडेट आ रहा है कि
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आम आदमी पार्टी के अजीत कोहली ने चुनाव हरा दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए हैं। इस पर यह बहुत बड़ी खबर है। जो पिछले 6 महीने पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो चुनाव हार गए हैं। जो वर्तमान समय में निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो दोनों ही सीटों पर चुनाव में पीछे चल रहे हैं। अब क्या कहना चाहेंगे अक्षय? देखिए, ये एक नई राजनीति का उदय है और जैसे कि हमने दिल्ली में भी देखा, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह दिल्ली में राजनीति की है, तो ये बिल्कुल तय है कि दिल्ली हो या पंजाब हो, लोगों को नई राजनीति पसंद है। और ये निश्चित रूप से है, लोग, अगर मैं एक पत्रकार के नाते ये बात कहूं यहाँ पर, लोग राजनीतिक पार्टियों से त्रस्त हैं। अगर त्रस्त नहीं होते तो आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिलना मुश्किल था। अगर पंजाब के लोगों ने एक नई पार्टी को, जो जिसको बने हुए भी 10 साल भी नहीं हुए, इतना बड़ा मैंडेट देकर, अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिल रहा है। अगर हम उत्तराखंड की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को भी इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिल रहा है। संजीव जी मैं एक अपडेट आपसे लेने के लिए कहूंगा कि जरा देखिए, जरा क्या है, पता लगाइए कि सरधना विधानसभा सीट और हस्तिनापुर विधानसभा सीट मेरठ की, इनके क्या हालात चल रहे हैं। संजीव जी जरा थोड़ा सा इसका अपडेट लीजिए। सरधना विधानसभा में कभी संगीत सोम आगे बढ़ रहे हैं तो कभी अतुल प्रधान आगे बढ़ रहे हैं। संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली नेता माने जाते हैं और वहीं अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से है। ये इन दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है। कुछ देर पहले तक संगीत सोम पीछे चल रहे थे, फिलहाल आगे चल रहे हैं। जबकि हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर में दिनेश खटीक आगे लगातार चल रहे हैं। उन्होंने जो है पीछे मुड़कर नहीं देखा है। ये हालांकि इनके मतलब खराब है, योगेश वर्मा के दूरबीन लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ है। वो दूरबीन कोई फायदा नहीं दिख रहा है जी। लेकिन जीपी बनवा ली अपनी और दूरबीन लेकर नकुल भाई, मैं अतुल प्रधान जी के लिए कमेंट करना चाहूंगा। अतुल प्रधान जी छात्र नेता रहे हैं और मेरठ क्षेत्र के, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौत, शामली, इन सबकी अगर बात की जाए तो युवाओं में एक इनका खासा वर्चस्व रहा है। पर लगातार समाजवादी पार्टी से उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सरधना से। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका फैसला गलत रहता है। अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। अगर वो संगीत सोम के बजाय किसी और सीट से चुनाव लड़ते तो जाहिर सी बात है कि वो सदन में पहुंच पाते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई को समझकर अपना खुद का नुकसान करने के लिए ये उनका गलत फैसला रहता है। ये मुझे एक, अगर मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे उनकी राजनीति के तौर पर कहूं, क्योंकि संगीत सोम के सामने चुनाव लड़ना वास्तव में एक बड़ी बात है, क्योंकि उनका एक वर्चस्व और उनकी जो पहचान है वो उसी पहचान के बलबूते अपना चुनाव जीतते हैं। चलिए ठीक है संजीव जी। एक खबर पंजाब से एक अपडेट और है। और नकुल, अभी मीडिया के सामने नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की हार स्वीकार की है, आम आदमी पार्टी को बधाई दे दी है। जबकि नवजोत सिंह सिद्धू खुद अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं जी। चलिए ठीक है अक्षय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जब हम दोबारा डिबेट ओपन करेंगे तो आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे। और संजीव जी, आप स्टूडियो में लगातार बने रहेंगे ताकि स्टूडियो में जो तमाम अपडेट हैं हम जनता तक पहुंचाते रहें। एक छोटा सा ब्रेक हम फिलहाल ले रहे हैं। नए अपडेट के साथ दर्शकों के सामने हम जल्द प्रस्तुत होंगे। और ये बड़ी महाकवरेज जो एन भारत पर लगातार जारी है, क्योंकि स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी उन पार्टियों के लिए जो पार्टियां सोच बैठी थी कि इस बार वो जीतने जा रही हैं। तो इसीलिए हमारी ये कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिए एन भारत के साथ, देखते रहिए एन भारत। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मेरे साथ।